नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपको करवाएंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम हुई थी उसमें 14 जुलाई 2018 को पेपर हुआ था, उसकी शिफ्ट फर्स्ट। तो दोस्तों बिना समय गंवाए पेपर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में ये चित्र दे रखा है और उसमें बता रखा है कि उपरोक्त आंकड़ा महीनों के अनुसार छात्रों के जन्मदिन का प्रतिनिधित्व करता है। जिन छात्रों का जन्मदिन मई, जून, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक आता है उनका प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों ये 5 महीने में जिन छात्रों का जन्मदिन आता है उनका प्रतिशत पूछा है। जब 5 महीने में जिन छात्रों का जन्मदिन आ रहा है उनका प्रतिशत हम तभी बता पाएंगे जब हमें पता होगा पूरे साल में कितने बच्चों का जन्मदिन आता है। तो पूरे साल में ज्ञात करने के लिए हमें टोटल करना पड़ेगा। जनवरी का देखा तो 2, 6, 8, 8, 8, 16, 16, 22, 22 और 2, 24, 24 और 8, 32, 32 और 4, 36, 36 और 6, 42 और 10, 52 और 2, 54 और 8, 62 और 2, 64। यानी कि जनवरी से दिसंबर तक जिन बच्चों का जन्मदिन आता है उनकी कुल संख्या 64 है। कुल संख्या। अब हमें इन 5 महीनों को ज्ञात करना होगा कि इन 5 महीने में यानी कि मई, जून, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में जिनका जन्मदिन आ रहा है उनकी संख्या क्या है। तो इनकी ज्ञात करेंगे तो 2 और 8, 10, 10 और यहाँ पर सितंबर में 20, इसके बाद अक्टूबर में 2, 22 और यहाँ पर नवंबर में 8 यानी कि 30। तो इनमें जो जन्मदिन आता है जिन बच्चों का उनकी संख्या 30 है। अब इन बच्चों का प्रतिशत पूछा है तो क्या करेंगे हम? मई, जून, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में जिन बच्चों का जन्मदिन आ रहा है उनकी कुल संख्या में जनवरी से दिसंबर तक जिन बच्चों का जन्मदिन आ रहा है उसका भाग दे देंगे और गुणा में 100 कर देंगे। अब देखो हमारे पास ये हो गया 30/64 गुणा में 100। चाहे तो आप इसे और छोटा कर सकते हो, जैसे इसे हमने 2 से काट लिया तो ये 32 बार कट गया, इसे 2 से काट लिया तो ये 15 बार कट गया, फिर 32 को हमने 2 से काटा तो ये 16 बार कट गया और इस 100 को 2 से काटा तो ये 50 बार कट गया। तो ऊपर बच गया हमारे पास 15 गुणा में 50 और नीचे बच गया 16। इसका मतलब 15 गुणा में 50 करेंगे तो 750 आएगा और 750 में हमें 16 का भाग देना है, तब हमारे पास वह संख्या आ जाएगी। जब हमने 16 का 750 में भाग दिया तो देखो 16 चौको 64, 64 हमने यहाँ लिख दिया। अब 75 में से 64 घटाएंगे तो 5 में से 4 गए तो 1, 7 में से 6 गए तो 1, जीरो यहाँ से उतार ली। अब देखो 6 बार जाएगा, 16 6 की 96। अब 110 में से जब 96 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 14। अब इधर कोई संख्या नहीं बची इसलिए हम यहाँ जीरो ले लेंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब देखो 16 6 96, 16 सत्तो 112 और 16 अंठा 128, यानी कि 8 बार भाग जाएगा। अब हमारे पास यहाँ बच गया 12। तो हम इसको सीधा सा ये कह सकते हैं कि ये जो प्रतिशत आएगा वो 46.8% के लगभग आएगा, यानी कि हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 46.8%। तो चलो दोस्तों अगला देखते हैं। तालिका में विभिन्न राज्यों से परीक्षा में बैठने वाले और सफल छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। वर्ष 2002 में सफल कोष्ठक में सभी राज्यों से संयुक्त छात्रों का प्रतिशत कितना है? देखो दोस्तों यहाँ पर ये राज्य दे रखे ABCD और यहाँ पर ये ईयर दे रखी है यानी कि साल दे रखे हैं 2000, 2001, 2002 और इन सालों में भी बैठने वाले छात्र और सफल होने वाले छात्र इनका संख्या दिया हुआ है। अब इसमें पूछा है 2002 में, यानी कि इस वाले कॉलम की इन्होंने बात करी है। तो 2002 में सफल छात्रों का प्रतिशत कितना है, यानी कि 2002 में सभी राज्यों से सफल होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो हमें सब देखो, अगर मान लो किसी क्लास में या कोई स्कूल में, यानी कि जब हम काउंटिंग करते हैं कि सफल होने वाले छात्रों की संख्या क्या है, तो हम प्रतिशत ज्ञात करने के लिए पहले कुल की संख्या ज्ञात करनी होती है कि कुल क्या है, तभी तो हम उन सफल होने वालों का प्रतिशत बता पाएंगे। यदि कुल की संख्या हमें पता नहीं है तो हम सफल वालों की कैसे बता पाएंगे? तो हमें सबसे पहले 2002 में बैठने वाले छात्रों की संख्या क्या है, यानी कि 2002 में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है। तो बैठने वाले ये हैं, तो इनका जब हमने टोटल करा
तो 1000 प्लस 8 1800 प्लस 9 2700 प्लस 5 3200, यानी कि बैठने वाले 2002 में कुल छात्र हैं 3200। अब देखो, अब हमें सफल होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो, जब हमने देखा 950 प्लस 700 प्लस 880 प्लस 450, जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो देखो, इधर से जोड़ लेते हैं। ये देखो, लास्ट का जब डिजिट सभी में 0 है तो इसका मतलब हम 0 लिख देंगे यहाँ पर। अब देखेंगे 5 और 8 13, 13 और 5 18, 18 का 8 का है सिलाई 1, 1 और 4 5, 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 और 9 29, यानी कि इनकी जो संख्या है वो है 29, 2980। बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या है 3200 और सफल होने वालों की कुल संख्या है 2980। जब इनका हम प्रतिशत निकालेंगे तो 2980 बटे कुल छात्र यानी कि 3200 और गुणा में 100 कर देंगे। जब देखो ये करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 2980 में हम क्या करेंगे, भाग दे लेंगे 32 का। तो 2980 में जब हमने 32 का भाग दिया तो देखो क्या आता है। जब हमने 29 में जा नहीं रहा तो 32 का जब 298 में भाग देंगे तो देखो 10 बार देंगे, कि 10 गुणा, हम एक आइडिया लगाते हैं कि लगभग कितनी बार भाग जा रहा है। यदि पहाड़ा आता है तो बहुत अच्छा है, यदि पहाड़ा नहीं आ रहा तो एक आइडिया लगाते हैं कि देखो 10 बार गुणा करेंगे तो 320, यानी कि इससे ये ज्यादा हो रहा है तो 9 बार, देखो 9 बार जाएगा, 9 बार के आसपास। तो देखो 9 दूना 18, 9 तिया 27 और 1 28, 288। अब देखो 8 में से 8 गया 0, 9 में से 8 गया तो 1। अब देखो यहाँ पर ये 0 उतार लेंगे तो 32 96, यहाँ पर ये आ जाएगा 96। अब 10 में से 6 गया तो 4, 4 बच जाएगा और उतार लेंगे कोई 0, यहाँ लिख देंगे पॉइंट, तो 32 से कम 32, यानी कि इन छात्रों का जो प्रतिशत है वो 93.1% है, लगभग यही है। अगला देखते हैं दोस्तों, क्या होता है कि कई बार जैसे एग्जैक्ट पॉइंट में उत्तर नहीं देता, ऑप्शन में लगभग में दे देता है, यानी कि जैसे 93.12 आ रहा है तो हम लिखेंगे उसे 93.1 भी लिख सकते हैं। अगर 93 पॉइंट जैसे हमारे पास 19 आया और ऑप्शन में दे रखा है 93.1, तो हम ऑप्शन के अनुसार उस उत्तर को टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला है समस्या का विवरण। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण सफाई साबुन कंपनी एक्स को भारी नुकसान होगा। अब की जाने वाली कार्रवाई, क्या कार्रवाई कर रहे हैं एक्स जो कंपनी है, भाई कंपनी है उनमें बहुत सारा कंपटीशन चल रहा है, इसका कोई साबुन की कंपनी है तो उन और भी कंपनियां होंगी तो इनमें ज़्यादा कंपटीशन है, इसलिए कोई एक्स कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब एक्स को क्या करना चाहिए, ये दे रखा है कि कौन सी कार्रवाई करे एक्स। नंबर वन पे दे रखा है कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनी एक्स को उत्पाद पर भारी छूट देना चाहिए। दोस्तों, जो कंपनी पहले से ही घाटे में चल रही है, यदि वो छूट और देगी तो वो तो और ज्यादा घाटे में हो जाएगी, इसलिए ये गलत है। दूसरा है, कंपनी एक्स को अपनी प्रतिस्पर्धियों की रणनीति, उत्पादों और बिक्री तकनीकों का विश्लेषण करना चाहिए। भाई कंपनी जो है उसे अपनी रणनीति और उत्पाद, उनका विश्लेषण करना चाहिए कि उनकी रणनीतियों में, उत्पादों में क्या कमी है रही है, यानी कि जो बाकी कंपनियां हैं उनसे जो टक्कर लेने के लिए उनमें क्या कमी है, उनकी रणनीति में कोई कमी तो नहीं है या उनके उत्पाद में कोई कमी तो नहीं है। यदि वो ऐसा देखेंगे, उसको विश्लेषण करेंगे तो उन्हें फायदा मिलेगा। तो ये कार्रवाई बी सही है, यानी कि दूसरे नंबर की जो कार्रवाई है वो सही है। दोस्तों, इस टाइप के जो प्रश्न कई आए थे, इनके लिए हमने एक अलग से पीडीएफ बनाया है। उस पीडीएफ को आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ देखना, प्रीवियस ईयर पेपर पिछले डाल रखे हैं, उसमें लिंक में दे रखा है, यानी कि उसके डिस्क्रिप्शन में देखना, वहाँ से लिंक से डाउनलोड करना। यदि आपको नहीं मिले तो आप कमेंट करके अपने नंबर दे दीजिए, हम आपको भिजवा देंगे। अगला देखते हैं दोस्तों,
बिंदु ए से शुरू होकर सीधे एक्स उत्तर की ओर बिंदु बी के पास पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर वहां बाएं मुड़ता है और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। ई तक पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर चलता है। बिंदु सी और ई के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? प्रश्न को देखकर लगता है दोस्तों कि ये क्या प्रश्न है, इतना लंबा है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। यदि हम जैसे प्रश्न में दे रखा है वैसे ही हमें चलना है। हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो ये बहुत ही आसान है, और प्रश्न को देख के ही डर जाएंगे तो ये प्रश्न कठिन है। तो देखो दोस्तों, बिंदु ए यानी कि हमने कोई बिंदु मान लिया ए, ये कोई बिंदु मान लिया ए हमने, ठीक है। अब यहां से एक्स कोई व्यक्ति है, वो उत्तर की ओर चल रहा है। तो देखो दोस्तों, पेज पर इसको हम दूसरी जगह मानेंगे। एक पहले एक चीज और बता देते हैं। पेज यानी कि ये जो पेज है, इस पर उत्तर ऊपर होगा, दक्षिण नीचे होगा, और पूर्व इधर होगा, पश्चिम इधर होगा। यानी कि किसी भी पेज पर जब हमें दिशा देखना होगा तो उत्तर दिशा हमेशा पेज के ऊपर के छोर माने, दक्षिण दिशा नीचे की, पूर्व राइट साइड की, और पश्चिम लेफ्ट साइड की। तो दोस्तों अब देखो, ये बिंदु ए है, मान लो हमने ए कोई बिंदु मान लिया। यहाँ से कोई व्यक्ति शुरू होता है और उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की ओर पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर चल रहा है। यानी कि यहाँ से ये जब गया तो ये बिंदु बी पर पहुंच गया और ए से स्टार्ट करा। ये जो दूरी है ये 15 किलोमीटर है। फिर वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने का मतलब है कि पेज पर बाएं मुड़ना है, यानी कि पश्चिम की साइड, इधर की साइड, ठीक है। जब बाएं मुड़ता है और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए, यानी कि ये कोई बिंदु सी है और यहां तक पहुंचने के लिए वो क्या करेगा, 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर दाएं मुड़ता है और डी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर तक, ये कोई डी है, और यहां तक पहुंचने के लिए ये 10 किलोमीटर तक चलता है। फिर दाएं मुड़ रहा है और ई तक पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर दूरी, यानी कि इधर दाएं मुड़ेगा भी है, और यहां तक पहुंचने के लिए वो कितनी दूरी तय करेगा, 30 किलोमीटर। अब ई पर पहुंच गया। इसके बाद बिंदु सी और ई के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? यानी कि सी और ई के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? अब देखो दोस्तों, हमें पता है ये दूरी 30 किलोमीटर है, और ये दूरी ये 10 किलोमीटर है। तो इस दूरी को ज्ञात करने के लिए, यानी कि जब कोई ऐसा समकोण त्रिभुज बने तो हमें ये जो भुजा होती है इसे हम बोलते हैं कर्ण। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम दोनों भुजाओं का, यानी कि सी डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ते हैं और उसका वर्गमूल निकालते हैं। यानी कि सी डी की लंबाई 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 है, और डी ई की लंबाई 30 है तो 30 का स्क्वायर 9 है, 900 है। इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास 1000 आ गया। अब 1000 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 1000 का वर्गमूल नहीं आता, यानी कि 1000 का मतलब है 10 गुणा में 10 गुणा में 10। अब वर्ग का मतलब यही तो होता है, जैसे किसी यानी कि ए स्क्वायर का मतलब है ए गुणा में ए, यानी कि ए को 2 बार लिखा है। जब हमने इसका वर्गमूल निकाला तो इन दोनों, यानी कि 100 का वर्गमूल तो 10 आ जाएगा, और इस 10 का वर्गमूल नहीं निकल रहा, इसलिए हम इसे लिख देंगे सीधा √10। तो हमारे पास जो सी ई की लंबाई आई है, यानी कि इस भुजा की जो लंबाई आई है, वो आ जाएगी 10√10। दोस्तों फिर से बता रहे हैं कि जब भी ऐसी भुजा, यानी कि ये कर्ण ज्ञात करना हो, तो कर्ण का मतलब होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और उन दोनों के योग का वर्गमूल। यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का वर्ग करेंगे और जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद उन दोनों का, यानी कि जो योगफल आएगा उसका वर्गमूल करेंगे। जो वर्गमूल आएगा वो इसकी लंबाई होगी, यानी कि ये जो कर्ण बन रहा है इसकी लंबाई होगी। अगला देखते हैं दोस्तों, दिए गए, ये देखो दोस्तों क्या है, प्रश्नों के क्रम चेंज कर दिए हैं, यानी कि थोड़ा व्यवस्थित तरीके से इन्हें जमा दिया है। तो सभी क्वेश्चन का लिए हैं, लेकिन इनका क्रम थोड़ा चेंज कर दिए हैं। तो दिए गए चित्र की दर्पण छवि कौन सी होगी? देखो दोस्तों, हम बता रहे हैं आपको, दर्पण
और जल। दर्पण और जल में क्या अंतर होता है? देखो दोस्तों, दर्पण में जब हम देखेंगे तो जो राइट साइड का हिस्सा है वो लेफ्ट में दिखेगा और लेफ्ट वाला हिस्सा है वो राइट में दिखेगा। जब हम जल में देखेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे दिखेगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर दिखेगा। दोनों में अंतर है, नीचे ऊपर, यानी कि देखो, जब हम जल में देखेंगे तो उत्तर वाली चीज यानी कि पेज के ऊपर वाला भाग नीचे दक्षिण में दिखेगा और दक्षिण वाला भाग उत्तर में दिखेगा। जब हम दर्पण में देखेंगे तो यानी कि पेज के राइट साइड यानी कि पूरा वाला भाग लेफ्ट साइड यानी कि पश्चिम में दिखेगा और पश्चिम वाला भाग पूर्व में दिखेगा। यदि आपको ऐसा नहीं समझ आ रहा है यानी कि आपको फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो आपको यदि हार्ड कॉपी मिल रही है पेपर की तो आप पेपर को जैसे जैसे कोई भी पेज है उस पर लिखा हुआ है, कोई चित्र लिखा हुआ है या कोई भी संख्या लिखी हुई है और पूछा है दर्पण की छवि क्या है, तो पेज को आप यूं चेंज कर लेना और जो पीछे की साइड जो छवि दिखेगी वो आपको दर्पण की छवि दिखेगी। और चेंज करने के बाद यदि आपने पेज को यूं घुमा दिया उत्तर से दक्षिण तो जो छवि दिखेगी आपको वो जल की छवि दिखेगी। ये बात आप अब तो कर ही दोगे इसे, इससे आसान तो और क्या है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, पेज चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं हम। अब पूछा है दर्पण की छवि। दर्पण की छवि के बारे में हमने बताया है कि जो चीज राइट में होगी वो लेफ्ट में हो जाती है और वो बदल जाती है। यानी कि जैसे अब ये वाला हिस्सा आर है, ये लेफ्ट साइड है बाएं तरफ, अब ये सबसे अंत में आना चाहिए जब दर्पण में देखेंगे तो। दर्पण में देखेंगे तो और सबसे अंत में आएगा। और आर का देखो ये वाला भाग यानी कि ये वाला हिस्सा जो सबसे लेफ्ट है ये सबसे राइट आ जाएगा, यानी कि आर जब देखेंगे हम चेंज हो जाएगा और सबसे अंत में आएगा। तो देखो इन दो चित्रों में तो आर सेम टू सेम है तो ये तो हमारा उत्तर हो नहीं सकते। अब देखो आर, इसमें आर का पता नहीं क्या कर रखा है, आर ये रहा शुरुआत में तो यहाँ रहेगा नहीं, है ना। अब देखो इसमें चौथे में आर सबसे अंत में है, सबसे अंत में है और आर को ऐसे घुमा दिया यानी कि आर का हिस्सा यूं आर करवट ले लेगा। यदि आप दर्पण में देख रहे होंगे तो आप सामान्यतः ध्यान से देखना, आप यदि आप राइट साइड में मांग काटते हैं तो लेफ्ट साइड में दिखेगी और लेफ्ट साइड में मांग काटते हैं तो राइट साइड में दिखेगी। तो इससे भी आप समझ सकते हैं यानी कि दर्पण में जो क्या होता है कि लेफ्ट वाला भाग राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, यानी कि करवट ले लेते हैं, जो भी चित्र है वो यूं हो जाता है। और यदि ऐसे समझ नहीं आ रहा तो कोशिश करो ऐसे ही समझने में, क्या है कि तुरंत आप देखते कर दोगे, आपको पेज पलटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप पेज पलट के वहां देख लेना। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए चित्रों में वह कौन सा है जिसमें उपरोक्त चित्र एम्बेडेड है, यानी कि जड़ा है, यानी कि ये जो चित्र है इनमें से किस चित्र में सम्मिलित है। सेम ऐसा ही होना चाहिए। जब हमने ए वाला देखा तो ए वाले में देखो ये वाला भाग ऊपर वाला तो मिल रहा है, ये वाला हिस्सा तो, लेकिन ये नीचे वाला भाग नहीं मिल रहा। इसमें बी में कोई नहीं मिल रहा, सी में भी कोई नहीं मिल रहा, डी में देखो, डी में जब हमने देखा तो ऊपर वाला भाग मिल रहा है ये। अब नीचे वाला देखा तो नीचे वाला भी ये मिल रहा है, यानी कि डी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए तर्क को पढ़े, इस पर दो धारणाएं आधारित हैं, कृपया इन सभी को पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सी धारणा तर्क का पालन तर्क संगत रूप से करती है। देखो दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कथन निष्कर्ष तर्क अवधारणाएं इन सभी के पीडीएफ मैंने बनाए हैं और आपको पिछले जो पेपर हैं उनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लिंक। यदि आपको नहीं मिले तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा, हम आपको प्रोवाइडेड करवा देंगे। देखो, अब देखो सरकार ने पालन तर्क रूप से करना है। सरकार ने वर्ष 2017-18 के लिए आयकर फाइल करने के लिए 54 विशेष काउंटर स्थापित किए। अब सरकार ने आयकर फाइल, आयकर क्या होता है देखो दोस्तों, किसी भी इनकम के लिए, एक साल की जो इनकम होती है उसके लिए हमें टैक्स देना होता है। तो उसके लिए जो फाइल करने के लिए सरकार ने क्या है काउंटर, यानी कि हमें जैसे पब्लिक को कुछ समझने में दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो
तो वो उन काउंटरों से संपर्क कर सकते हैं। इस टाइप के बनाए जाते हैं, यानी कि सरकार जो भी कार्य करती है उसे हमें सही मानना होता है। सरकार जो भी स्कीम लाएगी उसे सही मानना होता है। विज्ञापन में कोई चीज़ दी होती है उसे भी सही मानना मानना होता है। इस टाइप के कुछ नियम हमने लिखवाए हैं, उन्हीं के आधार पर इनके उत्तर देने होते हैं। तो धारणा, इन काउंटरों पर दी जाने वाली सेवा से लोगों को आयकर आसानी से फाइल करने में मदद मिलेगी। फर्स्ट नंबर की, आयकर फाइल करने के लिए काउंटरों पर प्रशिक्षित कर्मचारी हैं। देखो दोस्तों, जब सरकार 54 काउंटर बना रही है, वहां पर एम्प्लॉय लगा रही है, तो इसका मतलब उनको जानकारी होगी, तभी तो वहां सरकार उन्हें बिठा रही है, और लोगों को इससे मदद मिलेगी तभी तो बिठा रही है। तो इसका मतलब धारणाएं ए और बी यानी कि दोनों धारणाएं सही है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसके लिए कुछ नियम है, वो आप याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, असंगत की पहचान करें, यानी कि इन सभी में से कौन सा चित्र असंगत है। तो दोस्तों, हमने जब ये देखा तो इसमें एम बन रहा है, और बी देखा तो इसमें भी एम बन रखा है, सी देखा तो इसमें एम नहीं बन रहा, डी देखा तो इसमें भी एम बन रहा है बीच में, देखो। तो इसका मतलब हमारा उत्तर सी हुआ, सी में असंगत है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को लिए सर्वाधिक उपयुक्त वैन आरेख का निरूपण का चयन करें। बतख, मोर, पंछी। देखो दोस्तों, ये क्या है, वैन से इन सभी के संबंध बताए जा रहे हैं, यानी कि इनमें क्या संबंध हो सकते हैं, ये वैन के द्वारा बताया गया है। तो देखो, बतख और मोर ये दोनों क्या है, पक्षी, यानी कि बतख क्या मोर हो सकता है? नहीं, बतख मोर नहीं हो सकता है। बतख अलग चीज है, मोर अलग चीज है। तो बतख और मोर यानी कि जो चीज अगर किसी का कुछ भाग हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा हम डिस्क्रिप्टिव में बता देते हैं और लेंथी में। जैसे जैसे ये है दूध। अब दूध, ये मान लो हम सपोज करें ये दूध है। अब हमने बोला है कि दूध का कुछ भाग पनीर होता है ना। दूध का कुछ भाग पनीर है, तो हम क्या करेंगे, पनीर का कुछ हिस्सा, ये पनीर चित्र बनाया और इस पनीर का कुछ हिस्सा दूध से टच करवा दिया, यानी कि ये दोनों आपस में क्रॉस करवा दिए। तो इसका मतलब यह है कि दूध का कुछ भाग पनीर है, ये हमने बताया है। प्रश्न नहीं दे रखा। अब प्रश्न में दे रखा है कि बतख, मोर, पक्षी, इनका चयन करें चित्र से। तो अगर हम दो चित्रों को ऐसे क्रॉस करते हैं, ऐसे काटते हैं, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच वाला जो भाग है वो दूध पानी है और पनीर है, दूध पनीर है, पनीर दूध है। यानी कि जब दो चित्र आपस में ऐसे काट रहे हैं तो उनका कुछ भाग उल्टा पुल्टा है, यानी कि दूध पनीर है, पनीर दूध है। तो जब हम वैन आरेख बनाएंगे, तो जब हमने मान लिया कि इस वैन आरेख में बतख है, ठीक है, बतख है। अब हमने एक और वैन आरेख बनाया, उसका मान लिया हमने ये है मोर। क्या मोर और बतख, हमें यहाँ प्रश्न में दे नहीं रखा, हमें बनाना है चित्र। क्या मोर का कुछ भाग बतख हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रश्न में हमें बनाना है और ये आपस में टच नहीं कर सकते, तो इन्हें हमें दूर दूर बनाना होगा। अब प्रश्न में दे रखा है पक्षी। अब पक्षी को भी वैन आरेख से बताना है। तो देखो दोस्तों, बतख और मोर दोनों ही पक्षियों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए ये दोनों तीसरा वाला वैन, यानी कि ये पक्षी वाला वैन है, इसके अंदर आ जाएंगे। तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। ऐसा कौन से में दिया है? ए में दिया है। अगला देखते हैं, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम एक चीज एक्स्ट्रा बता देते हैं कि वर्ग और आयत, वर्ग और आयत में ये अंतर होता है कि वर्ग की तो सभी भुजाएं समान होती हैं, जबकि आयत की आमने और सामने की भुजाएं समान होती हैं। यानी कि वर्ग में 4 भुजा होती हैं और आयत में भी 4 भुजा होती हैं। तो वर्ग की तो चारों ही भुजा समान होंगी, यानी कि सभी की लंबाई समान होगी, जबकि आयत में क्या होता है, आमने और सामने की, यानी कि जो लंबाई लंबाई बराबर होगी, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगी। तो देखो दोस्तों, ये इसलिए बताया कि हमने यहाँ पर ये वर्ग है, ये मान लो ये वर्ग है, और ये दो को जब मिला देंगे तो ये वर्ग नहीं बनेगा, ये आयत बन जाएगा। दी गई आकृति में कितने वर्ग है? तो हमने देखा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 हमने जब देखे तो सीधे सीधे हमें मिल गए। अब हम देखेंगे कि जैसे हमें 2 को मिलाएंगे तो 2 को मिलाने से वर्ग नहीं बनेगा, वो आयत बन जाएगा, क्योंकि इन 2 की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी और इस वाली भुजा की लंबाई छोटी हो जाएगी। तो ये जब छोटी लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर हो जाता है तो वो आयत हो जाता है, वर्ग नहीं होता। अब देखो हम 2 को मिलाने से नहीं होगा, 4 को मिलाने से ये वर्ग बन जाएगा, क्योंकि 4 को मिलाने से इसकी और इसकी लंबाई, इसकी और इसकी लंबाई बराबर आ जाएगी। यानी कि जैसे ये 5 मीटर है और ये 5 10 मीटर हो गया, तो ये लंबाई और ये भी 5 और 5 10 चौड़ाई बराबर हो जाएगी। तो देखो 4 को मिलाने से हमने जब ये देखा तो एक और वर्ग हमारे पास आ गया, तो 10 और 11। फिर हमने इन 4 को मिलाया तो ये और आ गया, तो ये कितने हो गए 12। तो हमारे पास इस आकृति में वर्गों की संख्या जो ज्ञात करनी है वो इस टाइप से कर लेंगे कि या तो एक लो, एक आकृति लो, या फिर जब हमें आकृति लेनी है तो 4 आकृति को मिलाना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 3 को मिलाने से वर्ग नहीं बनेगा। यदि 2 मिलाएंगे तो आयत बन जाएगा, 3 मिलाएंगे तो एक अलग ही चित्र बन जाएगा। तो इस टाइप से दोस्तों ये हमारा हो जाएगा। अगला देखते हैं। कृष्णा उत्तर की ओर 30 मीटर गया, फिर दाएं मुड़ा, 40 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, 20 मीटर चला, फिर से दाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? देखो दोस्तों, हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि उत्तर का मतलब पेज में ऊपर के साइड, और अब देखो हम यहाँ पेज पेज में देखते हैं उत्तर। हमने देख लिया कि ये कृष्णा है, यहाँ से उत्तर की ओर 30 मीटर गया, ये उत्तर की ओर जा रहा है। अब यहाँ से दाएं मुड़ा, दाएं जब मुड़ा तो ये 40 मीटर गया। अब उसके बाद कह रहा है कि फिर से दाएं मुड़ा, यानी कि जब यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो ये नीचे को आएगा। अब यहाँ से दाएं मुड़ा ये और 20 मीटर चला। अब देखो, अब फिर से दाएं मुड़ रहा है और 40 मीटर चल रहा है, यानी कि इधर मुड़ेगा और ये 40 मीटर चल लेगा, ये वाला भाग 40 है। अब ये कह रहा है कि अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। देखो दोस्तों, ये जो भुजाएं हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, यानी कि ये इस पूरी की लंबाई हमने देखा था 30 है। तो यहाँ तक की लंबाई 20 है, तो इस भुजा की लंबाई 10 बच गई, और यहाँ से वो चला था तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो है, वो 10 है। पूछ रहा है कि कितनी दूर है, तो 10 मीटर दूर है। अगला देखते हैं, कौन सा विकल्प बाएं दी गई आकृतियों का दर्पण प्रतिबिंब दर्शाता है? दोस्तों, हमने अभी पिछले कुछ समय बताया था दर्पण और जल के बारे में। तो दर्पण में क्या होता है, राइट साइड जो होता है वो लेफ्ट साइड हो जाता है, यानी कि ये जो चित्र है, ये मान लो हमने सीधा मान लिया, इसमें जो राइट साइड में है वो लेफ्ट में हो जाएगा, यानी कि ये जो खाली चित्र है वो इधर को कॉर्नर में आ जाएगा। अब इधर के कॉर्नर में इन दो में तो है नहीं, ठीक है। अब देखो इन दो में ए और बी में, अब ए और बी में देखो सीधा सा हम समझ जाएंगे कि ये जो चित्र है, ये वाला हिस्सा है वो इस कॉर्नर में आ जाएगा। जब इस कॉर्नर में आया तो ऐसा ए में, बी में भी है, लेकिन बी में देखो ये नीचे वाला थोड़ा डार्क है, जबकि बी में ऐसा नहीं है, दोनों सेम है, ब्लैंक है। तो ये बी हमारा उत्तर नहीं है, हमारा उत्तर ए। अगला देखते हैं दोस्तों, यदि किसी कोड भाषा में कोलकाता को DZMBVSU जेड के रूप में लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में मद्रास को कैसे लिखा जाएगा? देखो दोस्तों, कोडिंग और डिकोडिंग के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें ये देखना होता है कि इसने क्या परिवर्तन करा है, यानी कि क्या बदलाव करा है कि अगला इसको इंगित किया है। यानी कि ये सी दे रखा है, उसे डी कैसे बदला है इसने, यानी कि कुछ भी हो सकता है। मैं एक बता रहा हूँ कि क्या करा है इसने, हमें ये देखना होता है। जैसे ये करा है उसने, उसी टाइप से हमें प्रश्न में दिए हुए शब्द को करना होता है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर हम देखेंगे क्या करा है, सी को डी करा है, ए को जेड करा है, यानी कि इसका और इसका एक क्रम बढ़ा है, दूसरे नंबर पर जो अंक है उसका एक क्रम घटा है, फिर उसके बाद एल का क्या करा है एम, यानी कि पहले का बढ़ा है क्रम और दूसरे का घटा है। इस टाइप से ये क्रम चल रहा है। तो दोस्तों एक बात और है कि आप
कह रहा हूँ कि ABCD के नंबर आपको याद होने चाहिए कंठस्थ। क्या है, कई बार थोड़े अलग टाइप से पूछ लेता है। यदि आपको नंबर याद होंगे इनके तो आप तुरंत क्लिक कर पाओगे उस क्वेश्चन को। यदि नंबर नहीं है याद तो आप कंफ्यूज में ही रहोगे। तो आप जैसे ऐसे नंबर याद कर लो बिल्कुल कंटेस्ट के जैसे। कोई मैं लिख दूं मान लो P का नंबर क्या है तो आप तुरंत बता पाओ कि P का नंबर क्या है। A से Z तक सभी के नंबर, ठीक है। अब देखो हमने देखा कि C को D, अगले को घटाया, एक को बढ़ाया। तो हम इसमें देखें M को क्या करेंगे, N। तो M को देखो N चार ऑप्शनों में करा है। फिर उसके बाद देखेंगे A को Z, यानी कि दूसरे पे घटाया एक। तो देखो NZ, ये इसमें नहीं है, दूसरे नंबर पर तो ये ऑप्शन नहीं है हमारा उत्तर। फिर देखो अगले को हम क्या करेंगे, डी को क्या करेंगे ई, यानी कि बढ़ाएंगे। तो डी तीसरे नंबर पर देखो किस ई किस पर है, एन जेड ई, इन तीनों में ई है। चौथे नंबर पर देखो क्या है, आर। आर को जब क्या है घटाएंगे एक तो क्यों आएगा। तो चौथे नंबर पर क्यों किस में है, इन तीनों में से। तो देखो चौथे नंबर पर इसमें क्यों नहीं है, इसमें क्यों है और इसमें क्यों है, यानी कि 2 और 3 में से हमारा उत्तर हो सकता है अभी। पांचवें नंबर पर देखो हमने ए को जब एक घटाया तो जेड आया, नहीं ए को आर को घटाया था तो ए को हम बढ़ाएंगे बी आएगा। तो ए को जब बढ़ाएंगे तो पांचवें नंबर पर हमने देखा कि बी किस में है, तो ये हमारा उत्तर हो गया, इसमें बी नहीं है। तो दोस्तों हमें यहाँ ये समझना है कि इसने जो दे रखा है संबंध वो किस टाइप से है, उसी टाइप से हमें इसका संबंध ज्ञात करना है। अगला देखते हैं दोस्तों। ये कोई चित्र दे रखा है, इसमें दे रखा है 3 सर्किल दे रखे हैं और ये बता रहा है कि इस जो सर्किल है इसमें फुटबॉल खेलने वाले हैं और इस जो सर्किल है इसमें बास्केटबॉल खेलने वाले हैं, इसमें हॉकी खेलने वाले हैं। और इनमें ये बीच में संख्याएं दी हैं। कुल छात्रों की संख्या 40 है। अब प्रश्न में पूछा है कि उपयुक्त वैन आरेख उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो 40 छात्रों की कक्षा में फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी को पसंद करते हैं। तो बास्केटबॉल पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है। देखो दोस्तों जब हमें बास्केटबॉल का पता करना है कि बास्केटबॉल पसंद करने वाले छात्रों की संख्या क्या है, तो हमें देखना है कि बास्केटबॉल का जो चित्र है वो कहाँ से कहाँ तक है और उसके बीच में कितनी संख्या आ रही है। तो ये जो चित्र है ये बास्केटबॉल का है और इसके जो अंदर है वो इसके पसंद करने वाले छात्रों की संख्या है। तो देखो जब हमने इन्हें काउंट करा तो 10 और 2 12, 2 14 और 1 15। अब देखो बास्केटबॉल पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कुल है वो 15 है। यदि इसी प्रश्न को ऐसे पूछ लेता कि केवल बास्केटबॉल पसंद करने वाले छात्रों की संख्या क्या है, तो हम बताते एक ही बंदा ऐसा है जो केवल बास्केटबॉल पसंद करता है। क्योंकि ये जो 10 व्यक्ति ऐसे हैं ये बास्केटबॉल भी पसंद कर रहे हैं और फुटबॉल भी पसंद कर रहे हैं। ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो बास्केटबॉल भी पसंद कर रहे हैं, फुटबॉल भी पसंद कर रहे हैं और हॉकी भी पसंद कर रहे हैं। यानी इन तीनों के जो चित्र हैं उसके अंदर आ रहे हैं। तो ये दो तीनों ही पसंद कर रहे हैं। ये 2 ऐसे हैं जो बास्केटबॉल और हॉकी ही पसंद कर रहे हैं। तो इस टाइप से यदि ये पूछता केवल बास्केटबॉल वालों की संख्या तो हम 1 बताते। अब इसने पूछा है कि कुल बास्केटबॉल पसंद करने वाले छात्रों की संख्या, तो हम बास्केटबॉल के जो चित्र है उसके अंदर जो भी संख्या आ रही है उसे हम बता देंगे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 15। अगला देखते हैं दोस्तों। ये देखो निम्नलिखित में सही चित्र का चयन करें जिसे ऊपर दर्शाए गए चित्र में क्रम आना चाहिए। देखो दोस्तों ये कोई यहाँ पर ये चित्र दे रखा है, इसमें ये यहाँ पर इसको फिल कर रखा है, यानी कि आयत मान लो इसे छोटा आयत फिल कर रखा है। इस कोने में पहले, फिर इस कोने से इस कोने में, फिर इस कोने से इस कोने में, अब इस कोने में, यानी कि इसको एक एक कोना खिसकाता जा रहा है। यानी कि ये क्रम पहले यूं चला, फिर यूं चला, फिर यूं चला और फिर यूं चलेगा। तो देखो दोस्तों जो अंत में इस कोने में आ रहा है तो इसके बाद जो क्रम आएगा वो इस कॉर्नर में आएगा। तो इस कॉर्नर वाला चित्र केवल बी में है तो बी हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न को थोड़ा देखो
दिख रहा होगा आपको, थोड़ा क्वालिटी हाई कर लीजिए अगर नहीं दिख रहा तो। नीचे दिए गए दोनों तर्कों को पढ़े जिनको बाद दो मान्यताएं दी गई, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़े और चयन करें कि कौन सी मान्यता दिए गए तर्क का पालन तर्क संगत ढंग से करती है। अब यहाँ पर तर्क में यदि आपको नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूं, उसे सुन लीजिए। तर्क: पति ने पत्नी से कहा, घर के व्यय पर फैसला करने से पहले मुझसे परामर्श करें। तर्क में दे रखा है। अब इसके अनुसार मान्यता हमें बता लिए। देखो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कथन निष्कर्ष तर्क अवधारणा, इनके हमने नियमों के पीडीएफ बनाए हैं, वो पिछले पेपरों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यदि नहीं मिलते तो कमेंट करके बताएं, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो पति ने पत्नी से कहा कि घर के काम लो जो व्यय पर फैसला लेना है उसे मुझसे संपर्क करें, परामर्श करें। मान्यता: पत्नी पति से परामर्श किए बिना गलत निर्णय लेगी। ऐसा तो ये तो दे नहीं रखा ऐसा। अब सही निर्णय लेने की जरूरी है। अब परामर्श दो वाला मानता है वो सही निकल रही है कि भाई जब दो व्यक्ति डिस्कस करेंगे तो सही निर्णय वो ले पाएंगे, यानी कि क्या ये सही है या गलत है। तो हमारा उत्तर केवल दो इसकी पालना कर रहा है। निम्नलिखित अनुक्रम को देखकर ये चित्र दे रखा है, उपरोक्त अनुक्रम में प्रस्तुत तर्क के आधार पर उस पद को ढूंढे जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। यानी कि इसके अनुसार इसको देखना है कि कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखो दोस्तों, ये चित्र थोड़ा इस टाइप का है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये इससे संबंधित नहीं है। अगला, उस चित्र का चयन करें जो उपरोक्त समूह से संबंधित नहीं है। देखो दोस्तों, ये मैंने देखा है कि एग्जैक्ट पेपर तो मुझे मिला नहीं, मैंने कहीं से डाउनलोड करा है, तो ये सभी में ये चित्र अलग अलग टाइप से दे रखा है। किसी में क्या, ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप से दे रखा है, किसी में क्या दे रखा है, किसी में क्या दे रखा है। यानी कि इस चित्र को ही यहाँ पर जैसे कहीं में ये थोड़ा यूं अंदर घुसा रखा है, इसको चौथे नंबर के को, कहीं पे तीसरे नंबर को। तो इसमें एग्जैक्ट चित्र मुझे नहीं पता कौन सा है, यानी कि क्वेश्चन ही एग्जैक्ट मुझे नहीं मिला। ये जब मैंने ढूंढा नेट पे तो ये एग्जैक्ट हर पीडीएफ में, यानी कि ये अलग अलग टाइप से क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि चित्रों में ही आपस में अंतर है। कहीं पर इस वृत्त को अंदर घुसा रखा है, इन दोनों क्रॉस कर रखा है, कहीं पे क्या कर रखा है। अगला देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जिसमें उसके शब्दों के बीच जोड़ी गई संबंध जो नीचे दिए शब्द को जोड़ी के बीच है। यानी कि ये जो शब्द दे रखा है इनका संबंध है, इसी टाइप से हमें चारों में बताना है। यहाँ पर दे रखा है शत्रु बुरा, जैसे शत्रु का संबंध बुरा कार्य करने से होता है, उसी टाइप से यहाँ चारों में से बताना है कि दी गई नीचे दी गई शब्द जोड़ी के बीच है। तो देखो दोस्तों, शत्रु का यहाँ पर गुण बता रखा है, गुण या अवगुण जो भी है उसके बारे में। तो शत्रु बुरा होता है, उसी टाइप से चोर है वो क्या होता है, दुष्ट, इसका अवगुण है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आगे और भी क्वेश्चन होंगे तो हम और करवा देते हैं उन्हें भी, लेकिन लगातार आप देखते रहिए। अब देखो, ये क्वेश्चन आ गया, नीचे दी गई संख्या अनुक्रम पर विचार करें। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं लगभग प्रत्येक बार आता है। इसको पूछने का तरीका कई बार चेंज हो जाता है। देखो, मैंने पिछले पेपर में बताया कि इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्या है कि जो थोड़ी मैथ नहीं जानते वो इसे याद रख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, थोड़ा नॉर्मल है। जिनकी मैथ वीक है उन्हें भी समझ में आ जाएगा। क्या है, राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले अधिकतर स्टूडेंट्स की क्या होता है, मैथ्स वीक होती है। तो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट वीक या स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है। अगर आप वीक रखोगे तो नहीं पढ़ोगे, जब हो जाएगा, और पढ़ोगे तो कोई भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये मत सोचो कि ये सब्जेक्ट कठिन है, ये आसान है। जिसको हम पढ़ेंगे वो आसान हो जाएगा हमारे लिए, और जिसको नहीं पढ़ेंगे वो हमारे लिए कठिन ही रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न को करते हैं बिना समय गंवाए। 100, 85, 70, 55, जब हमने इसे देखा तो हमने देखा कि 15 15 माइनस होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये क्या है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है, इसका मतलब जब कोई संख्या का समान जुड़ा या घटा होता है,
और ऐसा ही क्रम चलता रहता है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब ये कह रहा है कि उपरोक्त संख्या में जो ले रहे हैं ये चलते रहने दें, लेकिन इन सभी का अधिकतम योग क्या होगा? यानी कि पहले 100 आएगा, उसके बाद 85, फिर 75, नहीं 70, फिर 55, 55 में से 15 गया 40, 40 में से 15 गया 25, 25 में से 15 गया तो 10, और 10 में से 15 गया तो -5। जब अधिकतम मान ज्ञात करना है जोड़ों का तो हम माइनस वाली संख्या को नहीं लेंगे, यानी कि हम यहाँ तक ही इस क्रम को रखेंगे। देखो अब हमारे पास इन पदों की संख्या क्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमें ये पता लग गया कि ये समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी में पदों का योग क्या होता है? n/2, यानी कि पदों की संख्या में 2 का भाग दे देते हैं, और प्रथम पद यानी कि 100 प्लस अंतिम पद हमारे पास 10 है, इनको ऐसे कर देते हैं। तो 100 और 10 जब जोड़े तो 110, यानी कि 7/2 गुणा में 110। अब 110 2 से काटा 110 को तो 55 पार कट गया, 55 गुणा में 7 करे तो 7 5 35, 7 5 35 और 3 38, यानी कि इन जो पदों का योग अधिकतम योग 385 होगा। यदि इस क्रम को हम आगे तक ले जाएंगे, यानी कि तो आगे तक ले जाएंगे तो ये योग कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आगे जो क्रम आएगा वो माइनस में होती जाएंगी संख्याएं और हमारा योग कम हो जाएगा। तो हमें अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए इन्हें पॉजिटिव ही रखना होगा। अगला देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए हैं, इनमें सही माने भले ही ये आपस में कोई संबंध नहीं रख रहे हो, अनुसरण करने वाले निष्कर्ष और निर्णय, लेकिन इनमें से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का पालन करता है? देखो दोस्तों, कथन निष्कर्ष में उन्होंने जो दे रखा है उसे ही हमें सही मानना होता है। हमें इसे वेन आरेख से समझाते हैं। देखो वेन आरेख से कैसे करते हैं इसे। अब हमें देखो कथन दे रखा है, कथन के अनुसार हमें वेन आरेख बनाना है और उसके अनुसार हमें निष्कर्ष निकालना है। हमने मान लिया कि सभी मिठाइयाँ बिस्किट हैं, हमने ये मान लिया मिठाई है, ये मिठाई का वेन आरेख बना लिया। अब हमने मान लिया कि सभी मिठाई बिस्किट हैं, इसमें दे रखा है सभी मिठाई, तो हम मिठाई के जो भाग है उसे बिस्किट के भाग के अंदर ले लेंगे, यानी कि सभी मिठाई इस बाहर वाला भाग है बिस्किट है। जब बिस्किट के अंदर मिठाई है तो इसका मतलब है सभी मिठाई बिस्किट है। लेकिन बिस्किट का ये वाला भाग ही हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ बिस्किट मिठाई है, क्योंकि बिस्किट का तो कुछ ही भाग है वो मिठाई से टक्कर कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, जबकि मिठाई का पूरी तरह जो भाग है वो बिस्किट के अंदर आ रहा है। यहाँ पर ये समझिए कि जैसे 2 चित्र बन रहे हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो जो बड़ा वाला चित्र है, यानी कि ये जो बाहर वाला है, इसका तो कुछ ही भाग मिठाई के हिस्से में आ रहा है, जबकि मिठाई का तो पूरा भाग बिस्किट के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ बिस्किट मिठाई है। ठीक है। अगला जो इसमें दे रखा है कथन, उसमें कह रहा है कि सभी बिस्किट केक है, यानी कि ये जो बिस्किट है इसका पूरा भाग केक के अंदर आना चाहिए। केक, ये केक है ना? ठीक है। अब देखो हमें तीसरे चित्र से पता लग रहा है कि केक का कुछ भाग बिस्किट है, जबकि बिस्किट पूरा ही केक है। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या निकला। सभी केक बिस्किट हैं? क्या सभी केक बिस्किट हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि केक का कुछ ही भाग बिस्किट है। सभी मिठाइयाँ केक हैं? क्या मिठाइयाँ सभी केक हैं? बिल्कुल, क्योंकि मिठाई का ये वाला भाग है ये केक के अंदर आ रहा है, ये केक है, यानी कि जिसके अंदर जब पूर्णतः जो चीज आ रही है, यानी कि मिठाई वाला हिस्सा केक के अंदर आ रहा है और बिस्किट के भी अंदर आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि सभी मिठाई केक है, सभी मिठाई बिस्किट है। लेकिन जब बिस्किट को ऐसे बोलेंगे कि कुछ बिस्किट मिठाई है और कुछ केक मिठाई है, तो हमारा कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है? 2 नंबर का। अगला देखते हैं। उपरोक्त चित्र में वर्गों की संख्या कितनी है? देखो दोस्तों, हमने पिछले क्वेश्चन बताया था वर्ग और आयत का मतलब।
तो यहाँ पर वर्गों की संख्या देखेंगे तो वर्गों की संख्या जो हमने देखा 1 2 3 4, ऊपर ये 5, और ये देखो जब हमने इसको काउंट करा तो ये एक बीच वाला 6 और ये एक पूर्णतः वाला 7। तो इसमें देखो वर्गों की संख्या 7 हो जाएगी। दो भुजा नहीं ले सकते, दो चित्र को नहीं ले सकते, या तो हम 4 लेंगे या 1 लेंगे। 2 लेंगे तो ये आयत बन जाएगा, वर्ग नहीं बनेगा। अब देखो ये क्वेश्चन है CD08 चित्र की जल छवि कौन सी होगी। देखो दोस्तों हमने बताया था कि जल में उत्तर वाला हिस्सा दक्षिण में हो जाएगा और दक्षिण वाला उत्तर में हो जाएगा। तो सी तो उत्तर और दक्षिण यही रहेगा। तो देखो शुरुआत में सी कौन सा है। देखो इसमें शुरुआत में सी नहीं है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें भी सी नहीं है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें सी है लेकिन इसमें सी को उल्टा कर दिया तो ये भी ऑप्शन में ये नहीं हो सकता। इसमें सी को सेम रखा है तो ये हमारा उत्तर है। हमने केवल एक सही उत्तर ऑप्शन के अनुसार टिक कर दिया, यानी कि बाकियों में हमने देखा ही नहीं। तो जब पहला ही गलत है इनमें तो ये तो पूरे हमारे ऑप्शन हो ही नहीं सकते। इसमें पहला सही है बाकी में गलत है तो यही हमारा, बाकी करके देखेंगे तो यही निकलेगा। इसमें क्या करा है, इनमें कुछ में क्या कर दिया, दर्पण की छवि बना दी। दर्पण में क्या होता है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, जबकि जल में उत्तर दक्षिण दक्षिण उत्तर। अगला देखते हैं। यदि P से तात्पर्य प्लस है और गुणा से तात्पर्य गुणा है और D से तात्पर्य भाग है और M से तात्पर्य माइनस है, तो इस चित्र को जो नीचे दिया है उसे हल करें। अब देखो नीचे दे रखा है 7 गुणा में, अब गुणा का मतलब तो गुणा ही दे रखा है। अब कह रहा है डी से तात्पर्य भाग है, यानी कि डी की जगह हम लिख देंगे भाग 4, और पी से तात्पर्य है प्लस 6 और एम से तात्पर्य -5। तो इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, आवृत्ति यानी कि किसी संख्या के ऊपर आवृत्ति ऐसा चिन्ह लगा हुआ उसे हल करेंगे सबसे पहले। उसके बाद कोष्टक, आवर्ती कोष्टक, उसके बाद यदि किसी संख्या के का लगाया है तो उसे हल करेंगे आवर्ती कोष्टक का, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस माइनस। ये एक क्रम चलता है, इसे बोर्ड मास बोलते हैं। तो इस टाइप से हल करेंगे। तो सबसे पहले जब हमने देखा आवर्ती किसी पर नहीं लगी तो हम कोष्टक वाला देखेंगे, कोष्टक भी किसी पर नहीं लगा तो का वाला देखेंगे, का भी किसी के नहीं लगा तो हम देखेंगे भाग। तो हमने भाग वाला हल करा तो जब 12/4 करा तो हमारे पास 3 आ गया, और 3 गुणा में 7 करा तो 21, प्लस में 6 आ गया और माइनस। अब देखो 21 और 6 27, 27 में से 5 गया तो 22, तो इसका उत्तर हमारा 22 आ गया। अगला देखते हैं। नीचे एक प्रश्न दिया गया जिसमें दो कथन दिए गए हैं और निर्णय लेके प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। अब प्रश्न दे रखा है आर का पी से क्या संबंध है। आर का पी से संबंध पूछा है और ये जो दो कथन दे रहे हैं इनसे हमें संबंध बताना है। अब कह रहा है कि एन पी का भाई है, प्रश्न में दे रखा है कथन में कि एन पी का भाई है। एन है, ये कोई एन है, ये पी का भाई है, पहला कथन है। एन आर का पुत्र है, एन आर का पुत्र है। देखो ये जो एन है ये आर का पुत्र है, यानी कि एन है जो आर का बेटा हुआ ना, एन है वो आर का बेटा हुआ, और पी का एन भाई है, तो यानी कि पी का आर पिता होगा, क्योंकि एन का जब आर पिता है तो पी का भी आर पिता होगा। तो देखो दोस्तों इसमें जो कथन दे रखे हैं एक और दो, यदि दोनों कथन जब देखेंगे तभी हमें पता लगेगा कि आर और पी का क्या संबंध है, क्योंकि इस केवल एक से एन और आर का संबंध पता लग रहा है, पी और आर का नहीं लग रहा, जबकि प्रश्न में दे रखा है कि पी और आर का बताना है। तो पी और आर का संबंध बताने के लिए हमें दोनों ही कथन चाहिए। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों कथन आवश्यक है। अगला देखते हैं।
उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। तो जब हमने चित्र देखा तो देखो दोस्तों क्या हो रहा है, इसमें ये जो कोई है उसमें एरो लगा हुआ है 3 और एक 4, 4 डंडों पे एरो लगा है, 2 खाली हैं, सीधे काट रहे हैं। तो यहाँ पर देखा तो इसमें देखो 5 4 तो ऊपर एक नीचे पैर लगा है, इसमें देखा 4 1 2 नीचे 2 ऊपर 4 पैर लगा है, इसमें देखा 4 पे लगा है। तो देखो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा तो केवल बी ऐसा है जिस पर 5 पर ऐसे ऊपर वाला हिस्सा 5 ऊपर वाला हिस्सा ऐसे डार्क है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित निम्नलिखित श्रृंखला पर विचार करें कि डी, ये कोई श्रृंखला दे रखी है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से छठे स्थान से शुरू होने वाले प्रत्येक अक्षर अपने अगले अक्षर द्वारा विस्थापित किया जाता है, तो आपके बाएं से 13वें अक्षर के बाएं, यानी कि बाएं से 13वें, फिर उसके भी बाएं, बाएं हमारे इधर होता है, यानी कि पृष्ठ पर पश्चिम साइड होता है। जब पश्चिम साइड से हमने गया 13वें नंबर पर और वापस छठे, यानी कि फिर उसके बाएं, यानी कि जब कोई संख्या ऐसे है तो उसके वापस बाएं ऐसे मानेंगे। तो देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 नंबर पर जब हम ये गए तो वी आया, इसके वापस 6 नंबर पर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पर देखे तो हमारे पास वापस पी आया। अब ये कह रहा है कि वर्णमाला में छठे अक्षर को, यानी कि छठे अक्षर को अगले क्रम से चेंज कर दिया छठे अक्षर के बाद। तो देखो हमने छठा देखा 3 और 3 6, एम है। अब एम को एन कर दिया और पी को क्या कर देगा, क्यू। तो जो हमें छठा अक्षर ये चाहिए बाएं से छठा, तो पी को क्या कर दिया इन्होंने, एक अक्षर विस्थापित कर दिया, तो हमारा उत्तर क्यों आ जाएगा। नीचे दिए गए चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जो उपरोक्त 4 चित्रों के अनुक्रम में आगे आना चाहिए। देखो दोस्तों हमने यहाँ पर ये देखा तो ये क्रम दे रखा है, एक इस टाइप से दे रखा है, तो इसके अनुसार जो हमारा उत्तर होगा वो ये हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, यू वी और डब्ल्यू का भाई है, एक्स डब्ल्यू की माँ है, वाई यू का पिता है, तो वाई और बी का कौन होगा। देखो यू, हमें क्या करना होता है कि इसमें थोड़ा सा हम लिख लेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। हम देखते हैं कि यू है, ये यू के बारे में बताया है कि ये यू है, ये वी और डब्ल्यू का भाई है। अब देखो V और W के बारे में ये नहीं दे रखा है कि ये मेल है या फीमेल, ऐसे नहीं दे रखा। हमें ये पता है कि U है, ये मेल है क्योंकि ये तो भाई है। अब प्रश्न में आगे दे रखा है X W की माँ है, यानी कि W की माँ क्या है, X W की माँ है। अब देखो W की माँ है X, तो ये इसका भाई है, तो इसका मतलब ये बहन भाई या भाई भाई है, तो इसका मतलब X U की भी माँ होगी। वाई यू के पिता हैं, यानी कि ये जो वाई है ये पिता है, जब ये यू का पिता है वाई, तो इन दो का भी पिता होगा। तो अब यहाँ पर देखा है कि पूछा है कि वाई वी का कौन है, तो वाई वी का भी पिता ही होगा, क्योंकि ये दोनों या तो भाई भाई हैं सभी, या ये दोनों बहन हैं यू की, तो इनके माता पिता तो एक ही होंगे, तो इसका मतलब वाई है ये वी का पिता होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन करवा दिए हमने। यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो या कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी पिछले साल के प्रीवियस पेपरों को देख सकें और उन्हें भी कुछ मदद मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।